हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और ये एमसीक्यू की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अब 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं लगभग। और इससे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने 30 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चंस और लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP। यदि धारिताएं C1 व C2 समांतर क्रम में हैं तो तुल्य धारिता CP होगी। तो देखिए, समांतर क्रम में जब होते हैं आपको सीधा फॉर्मूला पता है, C1 + C2 होता है। जैसा प्रतिरोधों में होता है उसका उल्टा फॉर्मूला यहाँ पे चलता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ए दिख रहा है ऐसा, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम चार्ज Q0 ऑन कैपेसिटर इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर अधिकतम आवेश Q0 का सूत्र होता है EC² RC EC E/R। तो देखिए, संधारित्र के आवेशन को जब हमने पढ़ाया था तो उसमें ये था कि कंसेप्ट ये था, ये कैपेसिटर है, मान लिया C कैपेसिटेंस है और इस बैटरी जिसका EMF E है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग करंट बनती है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और फिर उसके बाद जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ये, तो फुल्ली चार्ज होने पर इसके ऊपर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा जितना बैटरी का EMF है। तो सेम इतना ही E इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा और फिर उसके बाद ना ये अपनी करंट इधर से सर्कुलेट कर पाएगा ना वो अपनी सर्कुलेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल इधर बराबर हो जाएंगे, डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा प्लेटों के बीच में और इस वजह से करंट जो है वो बनना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए चार्जिंग के टाइम पे एक मैक्सिमम करंट बनती है और फिर ख़त्म हो जाती है। यही कैपेसिटर को टेस्ट करने का तरीका भी है, मैंने थ्योरी क्लासेस में डिटेल से बताया है। तो देखिए, मैक्सिमम चार्ज अगर निकालना है तो जब ये फुल्ली चार्ज्ड है तो इसके धारिता C है और इसके ऊपर वोल्टेज कैपेसिटेंस C है, इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो E है। तो इसलिए Q = CV फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो C तो ये है और V का मतलब E हो गया, तो CE या पलट के देख लो तो EC, ये C ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट I0 इन कैपेसिटर इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में अधिकतम धारा का सूत्र क्या है EC² RC EC E/R। तो देखिए, मैक्सिमम धारा तब बहेगी जब सबसे स्टार्टिंग की बात होगी, यानी कि कैपेसिटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं है और बैटरी का EMF E है और धारा बहना शुरू हुआ है। तो आप देखिए, प्रतिरोध यहाँ कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस समय कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज E ही रहेगा सर्किट में। तो I = E/R + R। तो I कितना हो जाएगा E/ और R रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल है प्लस इंटरनल रहने दीजिए मानने को, तो I = E/R। कहने का मतलब है D ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर्मूला फॉर टाइम कांस्टेंट टो इज़। समय नियतांक टो का सूत्र है। तो देखिए, अगर कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन देखें, Q = Q01 - e⁻ t/CR होता है। तो यही जो t के नीचे जिस चीज़ होती है यही आपका परिपथ का जो है वो कालांक या समय नियतांक कहलाता है। ध्यान दीजिए, समय नियतांक टाइम कांस्टेंट या फिर कालांक इसको कहते हैं। तो यहाँ से देखिए आप टो = कितना होगा, ये CR या R पहले लिख लीजिए तो RC, यानी कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायमेंशन ऑफ टाइम कांस्टेंट टो इज़। समय नियतांक टो का विमीय सूत्र है। तो देखिए, आपको इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको मालूम है कि इक्वेशन जो चार्जिंग इक्वेशन होती है Q = Q0 और 1 - e⁻ t/CR और ये CR जो है वो परिपथ का जो है समय नियतांक यानी कि कालांक होता है। तो ये टाइम के अपॉन में है, तो इसका मतलब इसकी विमा भी टाइम जैसी ही होगी, तभी इसको समय नियतांक बोलते हैं। तो यानी कि समय की विमा जो होगी वही आपकी समय नियतांक की विमा हो जाएगी और टाइम की जो आप जानते हैं T होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट टो इज़। संधारित्र के आवेशन में समय नियतांक टो होता है द टाइम इन विच कैपेसिटर चार्जेस 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी कि जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% चार्ज हो जाता है। द टाइम इन विच कैपेसिटर चार्जिंग करंट डिकेज 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट, यानी कि जिसमें संधारित्र की आवेशन धारा अपने अधिकतम धारा का 63.2% क्षय हो जाए। C पार्ट है बोथ ऑफ द अबव
उपरोक्त दोनों यानी, और डी पार्ट है नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आवेशन की बात हो रही है और मैंने आवेशन के लिए इक्वेशंस और ग्राफ्स लिख दिए हैं। और देखिए आवेशन के समय चार्ज 0 रहेगा शुरू में और धीरे धीरे आवेशित होकर के मैक्सिमम Q0 पे पहुंचेगा। और धारा जो है वो शुरुआत में ज़्यादा बहती फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, समथिंग मिली सेकेंड्स में ही वो 0 हो जाती है। तो टो इज़ इक्वल टू RC, ये जो आपका टाइम होता है वो, अगर आप ध्यान हो आपको थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ये वैल्यू है और यहाँ से चार्जिंग हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 63.2% जितनी देर में चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, उतने को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। तो इसलिए हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए भी जो है वो सही दिख रहा है। संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% चार्ज हो जाता है। अब आप देखिए करंट की बात कर रहा है ये बी पार्ट में, संधारित्र आवेशन धारा अपने अधिकतम मान का 63.2% क्षय हो जाए। इसमें देखिए क्या कंसेप्ट होता है, धारा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और टी टो इक्वल टू RC पे, ये ध्यान रखिएगा कुछ ही देर में सब कुछ हो जाता है। तो कुछ ही देर में देखिए ये धारा जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का, अब या तो अगर मैक्सिमम वैल्यू से कितना गिर गई, या बोलिए ये अमाउंट बोलिए, और या फिर ये बोलिए कि अधिकतम मान का कितना % रह गई। तो ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि 36.2%, 36.8% जो है वो रह गई, ठीक है ना। लेकिन अगर 36.8% रह गई तो कम कितनी हुई, तो इसके लिए आप 100 में से 36.8 को घटाएंगे तो आप 63.2% ही पाएंगे। तो इसका मतलब अधिकतम धारा का 63.2% क्षय हो जाए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये नंबर सेम है तो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, नंबर सेम कैसे आ गया। ये नंबर जो है बोला उल्टे में गया है, यहाँ पर आवेश बढ़ने की बात करी गई है, वहाँ पे आवेश कितना कम, यहाँ पे धारा कितनी कम हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे कितना डिके हो गया है उसकी बात करें तो नंबर सेम हो जाएगा यहाँ पे आकर के। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये बोथ ऑफ एबव ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को MCQ के हिसाब से समझाया है और हम ये मान के चल रहे हैं आपने हमारे सारे थ्योरी वीडियोस देख रखे हैं, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं जो चैनल पे बाद में आए हैं, या फिर आपने हमारे थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप इसलिए हमारे थ्योरी वीडियोस देख लीजिए। तो वहाँ पे भी हमने MCQ लेवल वाइज ही पढ़ाया है MCQ सीरीज़ में, तो उसमें आपको प्रूफ नहीं देखना है, केवल एक रिज़ल्ट देखना है बस, लेकिन समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो आप उन वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सही समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट टो इज़, संधारित्र के निरावेशन में समय नियतांक टो होता है। ए पार्ट द टाइम इन विच कैपेसिटर डिस्चार्जेस 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी कि जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% निरावेशित हो जाए। बी पार्ट द टाइम इन विच कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट डिकेज 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट, यानी कि जिसमें संधारित्र की निरावेशन धारा अपने अधिकतम धारा का 63.2% क्षय हो जाए। बोथ ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए आप, मैंने डिस्चार्जिंग के टाइम पे चार्ज धीरे धीरे कम होने लगता है, करंट जो है वो उल्टे में बहती है, तो इसलिए उसको नेगेटिव वैल्यू से मैक्सिमम से फिर धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। तो इसमें देखिए आप टो इक्वल टू RC, ये वाला जो टाइम होगा आपका वो कितना होगा। तो आप देखिए कुछ ही देर में सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब है अगर आप बोलेंगे कि कितना मैक्सिमम चार्ज का कितना रह जाए, तो कितना रह जाए तो 36 पॉइंट समथिंग बोलना पड़ेगा, लेकिन कितना डिके हो जाए, कितना कम हो जाए, तो फिर वो ऊपर वाला हिस्सा बोलना पड़ेगा, यानी कि 100 में से 36 पॉइंट समथिंग हटा देंगे तो 63.2% होगा। अब देखिए लैंग्वेज क्या दी है कि मैक्सिमम चार्ज का 63.2% निरावेशित हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, इसका मतलब 63.2% नंबर सही है। देखिए लिखने को ये भी लिखा जा सकता है कि 36.8% रह जाए या 63.2 कम हो जाए, जैसा भी हो ये ग्राफ से आसानी से पता लग जाता है कि हम चीज़ वही बोल रहे हैं, पता लगा हम ये चीज़ बोल रहे हैं, यही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल इतना रहे हैं और पेपर में इतना आ गया तो हम इसको गलत कर दें, तो ऐसा नहीं है। और धारा के बारे में बात करी जाए तो निरावेशन धारा अपने अधिकतम धारा का 63.2% क्षय हो जाए। देखिए यहाँ से भी इसी की बात करी जा रही है, कितना क्षय हो जा रही है, तो ये 63.2% होगा। अगर कितनी रह जाए तो वहाँ पे 36.8 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो हम सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, बोथ ऑफ द एबव। देखिए फिर से ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका मतलब आपने हमारे थ्योरी वीडियोज़ रेफ़र नहीं करे हैं।
तो पहले आप उन्हें जा करके रेफ़र करें, फिर आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E = Q एप्सिलॉन 0 बाई ए एप्सिलॉन 0 A बाई Q बाई ए एप्सिलॉन 0 A नन ऑफ द एबव। तो आप देखिए, अगर दो प्लेटें हमारे पास हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो थ्योरी वीडियोस में हमने देखा था इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, किनारे नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब सब सेम सिमिलर चार्ज है ना, तो इसलिए किनारे किनारे कैंसिल आउट हो जाते हैं बाहर बाहर, और अंदर की तरफ रहता है। तो कितना रहता है, तो E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 ये रहता है। अब इसमें सिग्मा की वैल्यू आप Q बाई ए डाल दीजिए, तो देखिए A नीचे चला आएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन 0 A ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए इसमें ये जो ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये जो है वो आपका गॉस थ्योरम से रिलेटेड है, लेकिन उसको संधारित्र के ऊपर डाल करके उन्होंने दिया है कि ताकि ऐसा लगता है कि संधारित्र के कंसेप्ट से कुछ लगेगा यहाँ पे, बल्कि ये आपका प्लेट्स वाला केस है जो कि गॉस थ्योरम में सॉल्व कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज़ ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। बी पार्ट है टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। सी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। देखिए, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो ये सारी चीज़ें सही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है डायरेक्शन ऑफ कूलम ऑफ और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कूलम या विद्युत बल की दिशा होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। हाई पॉजिटिव चार्ज टू लेस पॉजिटिव चार्ज, उच्च धनात्मक आवेश से कम धनात्मक आवेश की ओर। सी लेस नेगेटिव चार्ज टू हाई नेगेटिव चार्ज, कम ऋणात्मक आवेश से उच्च ऋणात्मक आवेश की ओर, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है फोर्स की। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रूल ये होता है कि मोर पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। और अगर मान लिया सपोज करिए दोनों ही चार्ज नेगेटिव हैं तो लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव जो है वो आप डायरेक्शन होती है फोर्स की। कहने का मतलब है इसे ज़्यादा होना चाहिए, इसे कम होना चाहिए, वो डायरेक्शन होती है फोर्स की। अब इसमें प्लस माइनस है तो ये तो ज़्यादा है कम है साफ दिख रहा है, और इसमें क्या है ये पॉजिटिव है तो ये ज़्यादा है ये कम है ये साफ दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये ज़्यादा होगा, लेस नेगेटिव ज़्यादा होगा, मोर नेगेटिव कम होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर होती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट नज़र आएंगे, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 40 का ये करेक्ट माना जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप इसे एग्जाम में मुश्किल ही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश, स्केलर यानी कि अदिश, बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला देखें फाई = E.A यानी कि EA cos थीटा, इस तरह से होता है। अब आप यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर होता ही है, तो इस वजह से आपका अदिश राशि होगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव के लिए क्या सत्य है। ए पार्ट स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। बी पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव धनात्मक के कारण धनात्मक होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक होता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, विभव जो है वो अदिश राशि है क्योंकि ये W/Q0 से डिफाइन होता है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। साथ ही साथ आप देखें कि V = 1/4πε0 Q/R में चार्ज की वैल्यू मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट होगी, यानी कि पॉजिटिव निकलेगा विभव, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव भी निकलेगा। तो इस हिसाब से बी और सी भी सही है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए डी पार्ट जो है उपरोक्त सभी ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड -Q2 इज़। आवेशों Q1 और -Q2 के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, एक Q1 है चार्ज और एक -Q2 दिया है, और पॉइंट है। हालांकि डिस्टेंसेस यहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन आप ऑप्शंस देखेंगे तो R1 R2 डिस्टेंसेस हैं, तो ये R1 मान लीजिए R2 मान लीजिए।
तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा V1 और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा V2 दोनों ही प्लस होंगे। और ध्यान दीजिए चार्जेस जो हैं विद साइन पुट होते हैं। तो 1/4πε0 Q1/R1 तो ये पहला वाला हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 माइनस Q2/R2 क्योंकि ये माइनस का है। अब आप देखिए 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, Q1/R1 प्लस क्या बल्कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस Q2/R2। अब आप यहाँ से मैच कर लीजिए, इसमें प्लस है बीच में तो ये सही नहीं है, इसमें बीच में ये देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो ठीक है, इन्होंने प्लस और माइनस वो अलग अलग रखे हैं, सॉल्व करेंगे तो माइनस ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। और तीसरे वाले में माइनस है, माइनस माइनस करेंगे सॉल्व तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी गलत है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए आप देखिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए दूसरे और तीसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज़न ये हो सकता था आपको कि कहीं आप ये सोचो कि पॉजिटिव से है और नेगेटिव से है तो हम ये विभव घटाएंगे और घटाने के बाद V2 में माइनस भी पुट करेंगे। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो देखिए इफेक्ट जो आएगा माइनस चार्ज होने का वो एक जगह आएगा। ऐसा नहीं है आपने वोल्टेज भी उसका निकाल दिया, पोटेंशियल भी निकाल दिया आपने माइनस में और फिर उसके बाद आप उसे घटा भी रहे हैं। तो इसलिए दो माइनस नहीं आ सके आएंगे, इफेक्ट एक ही बार अप्लाई होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 इज़। निर्वात की विद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का मान है। ए पार्ट 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी पार्ट 8.85 × 10⁻−1 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी पार्ट 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, समथिंग 8.86 या 8.85 × 10⁻12। अगर आपको यूनिट थोड़ी देर के लिए नहीं भी पता है तो आप देखिए नंबर्स जो हैं वो दो तो ये मैच कर रहे हैं और लेकिन पावर से साफ पता लग जाएगा कि सी ऑप्शन सही है। हाँ, अगर वैल्यूज सेम होती तो फिर हम यूनिट पे भी ध्यान देते कि यूनिट क्या एग्जैक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम है सबकी, केवल न्यूमेरिक वैल्यू में डिफरेंस था तो ये आसानी से ट्रेस कर लिया गया। अगर यहाँ पर दोनों ही नंबर सेम होते और यूनिट डिफरेंट होती फिर हम देखते कि यूनिट कौन सी वास्तव में एप्सिलॉन 0 की होगी, तो उस हिसाब से फिर आंसर का पता कर पाते। क्वेश्चन नंबर 45 है द इक्वेशन Q = Q0 1 - e⁻t/τ टो मीन्स RC हो जाएगा इज़ फॉर। समीकरण इतना इसके लिए है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कि आवेशन के लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कि निरावेशन के लिए, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए थोड़ा सा इक्वेशन से अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें, Q = Q0 1 - e⁻t/τ ये इस तरह से दिया है। आप टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे पावर जो है वो कम होती चली जाएगी और ये वैल्यू भी टोटल कम होती चली जाएगी और कम चीज़ को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो ये Q जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो टाइम बीतने पर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग हो रही है यानी कि आवेशन हो रहा है, इसका मतलब 45 का ए पार्ट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है द इक्वेशन Q = Q0 e⁻t/τ इज़ फॉर। समीकरण ये किसके लिए है? आवेशन के लिए, चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए यानी कि निरावेशन के लिए, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें आप Q = Q0 e⁻t/τ में देखें, अगर हम t को बढ़ाते हैं तो e⁻ जो है वो कम होती चली जाएगी और इस वजह से Q भी कम होता चला जाएगा। तो टाइम बढ़ने पे आवेश कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे निरावेशन हो रहा है यानी कि डिस्चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब 46 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है देखिए वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज़। परावैद्युतांक K का मान होता है और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब बेसिक डेफिनेशन पूछी जा रही है। मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है आपको, परावैद्युतांक या इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू निर्वात की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी, इनका रेशियो होता है। और देखिए आपको डी ऑप्शन में नज़र भी आ रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए इस डेफिनेशन को कोई इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है और कई लोग इसे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन देखिए अगर आपने डीप कंसेप्ट्स नहीं है आपके तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 48 है देखिए सर्किट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंटेन्स। संधारित्र के आवेशन परिपथ में निम्न होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो देखिए कई सारे बैटरी, रेजिस्टेंस, टू वे स्विच, कैपेसिटर और ऑल ऑफ द अबव ये दिया हुआ है। इसमें देखिए आप ये सर्किट डायग्राम हमने बताया था आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, और ये 2 वे की होती है। जब चार्जिंग होती है तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि बैटरीज, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और 2 वे स्विच ये सब इसमें आ जाते हैं।
तो इसलिए उपरोक्त तो सभी जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए ज़रा थोड़ा सा इसमें कि सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है एमसीक्यू में नहीं भी पूछा जा सकता। लेकिन देखिए कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को किस तरह से एमसीक्यू में कन्वर्ट किया गया है। मतलब संरचना जो कभी नहीं आ सकती थी, डायग्राम बनाने को नहीं आ सकता है, लेकिन डायग्राम के बारे में इस तरह से इन्फॉर्मेशन पूछ ली है कि अगर आपको डायग्राम नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई सोचता है कि वो केवल फॉर्मूले पढ़ के और कर लेगा एमसीक्यू, तो पूरे एमसीक्यू नहीं हो पाएंगे उससे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्किट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डज नॉट कंटेन, संधारित्र का निरावेशन परिपथ निम्न में से कौन नहीं होता है, निम्न कौन नहीं होता है, ऐसे करके होना चाहिए था। तो देखिए बैटरी नहीं होती है, कि रेजिस्टेंस नहीं होता है, कि टू वे स्विच नहीं होता है, कि कैपेसिटर नहीं होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव सब गायब कर देंगे तो बचेगा क्या। तो इसलिए यहाँ पर देखिए निरावेशन परिपथ की बात कर रहा है। निरावेशन तब होता है, अगर हम पिछले वाले डायग्राम की बात करें तो निरावेशन के लिए हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं, ये हट जाता है, यानी कि सेल हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाकी सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें आप, तो इसमें बैटरी हट चुकी है, टू वे स्विच से आपने केवल इसको कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए बैटरी इसमें नहीं है, बाकी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, द्विमार्गी कुंजी, संधारित्र सब रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा, ये वाला क्वेश्चन भी देखा, कहीं ऐसा ना हो पेपर में पिछला क्वेश्चन देखा और ये भी देखा और पेपर में आपको वो वाला पूछा जाए और आपको ध्यान रहे उपरोक्त सभी उसका आंसर था और आप इसमें भी उपरोक्त सभी ही टिक कराएं। तो इसलिए एमसीक्यू जो भी आए उसको आप पहले प्रॉपरली पढ़ें। केवल पहला ही ऑप्शन अगर सही दिख रहा है उसे टिक ना करें, पहले दूसरा, तीसरा, चौथा भी देख लें, हो सकता है तीनों चारों सही हो और उपरोक्त सभी वाला सही हो ऑप्शन। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन और सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश ए पार्ट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, यानी कि चरघातांकी रूप से घटता है, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से बढ़ता है, बोथ ऑफ एबव नन ऑफ द एबव। तो देखिए जब चार्जिंग की बात हो रही है, यानी कि आवेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब आवेश तो बढ़ेगा उसके अंदर, सीधी सी बात है। तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस है, इसके लिए फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो सिंपल नॉर्मल आदमी भी क्वेश्चन दे सकता है आंसर इसका। तो देखिए एक में ऑप्शन में घटता है, एक में बढ़ता है, तो आवेशित हो रहा है यानी कि चार्जिंग हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर, संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश ए पार्ट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, यानी कि चरघातांकी रूप से घटता है, बढ़ता है, बोथ ऑफ एबव नन ऑफ द एबव। तो देखिए फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब आवेश तो उसके ऊपर कम होगा, बाकी हमेशा चरघातांकी रूप से होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज़ भी होता है या डिक्रीज़ भी होता है तो चरघातांकीय रूप से ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए घटता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में विद्युत धारा ए डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से घटती है, बी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से बढ़ती है, सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब चार्जिंग होती है तो चार्जिंग के केस में बैटरी जो है वो मैक्सिमम करंट सबसे पहले निकालती है, ठीक है ना। ग्राफ भी अगर देखें तो मैक्सिमम करंट होता है और फिर धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता चला जाता है, तो इस पे वोल्टेज बनता चला जाता है और वो बैटरी के वोल्टेज को अपोज करता चला जाता है, तो इससे निकलने वाली करंट कम होती जाती है और विद इन मिली सेकेंड्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये कम होते होते फिर ये इस तरह से ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चरघातांकी रूप से जो है करंट आपकी घट रही है, इसका मतलब 52 का ए पार्ट जो है वो सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर, संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र में विद्युत धारा ए डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से घटती है, बी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से बढ़ती है, सी पार्ट बोथ ऑफ एबव यानी कि उपरोक्त दोनों, डी पार्ट नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब देखिए निरावेशन हो रहा हो यानी कि कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है केवल, और तो उस टाइम पे और ये फुल्ली चार्ज्ड है तो ये एक बैटरी की तरह काम करने लगता है और ये मैक्सिमम करंट इसमें से अपनी निकालता है शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस कंज्यूम करता चला जाता है और फाइनली करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है।
तो इसलिए करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ घट रही है, और बाकी वेरिएशन तो चरघातांकी ही होता है। तो आप देखिए घटता है ये वाला ऑप्शन, यानी कि 53 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इफ़ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इज़ 10 वोल्ट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज़ 1 mm, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। यदि समांतर प्लेट संधारित्र पर 1 कूलम आवेश, प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट तथा प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन से देखिए, E = 1 वोल्ट पर मीटर, E = 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर, E = 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, E = 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो देखिए हमें इसके अंदर Q = 1 कूलम दिया है, विभवांतर 10 वोल्ट दिया है, D आपकी 1 mm दी है। अब आप देखिए प्लेट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बीच में विभवांतर V है और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र को विभवांतर के रूप में निकाला जा सकता है, E = V/D। इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू, V की वैल्यू 10 डाल दीजिए, D की 1 mm, 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर है, तो 10⁻³ यहाँ डाल दीजिए, तो 10⁴ वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ़ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 1 कूलम, potential difference across plate is 10 volt and separation between plates is 1 mm, then calculate the capacitance of capacitor। यदि समांतर प्लेट संधारित्र पर 1 कूलम आवेश है, प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है तथा प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm है, तो संधारित्र की धारिता की गणना करिए। सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 फैरेड, 10⁻⁻1 फैरेड, 10⁻⁻2 फैरेड एंड 10⁻³ फैरेड। तो देखिए 1 कूलम आवेश दिया है, तो आप इसमें Q = 1 कूलम डाल सकते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है, यानी कि V = 10 वोल्ट हो गया। डिस्टेंस प्लेटों के बीच की 1 mm है, यानी कि D = 1 mm, यानी कि 10⁻³ मीटर हो गया। तो देखिए इसके अंदर एरिया नहीं दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल नहीं दिया है, और D अननेसेसरी दे रखी है, क्योंकि A होता तो फिर हम C = ε0A लगा देते, ε0A/D ये लगा देते, लेकिन एरिया नहीं दिया है। लेकिन आप देखिए Q और V दे रखा है, तो इससे हम कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन C = Q/V लगा सकते हैं, यानी कि 1/10 फैरेड। यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.1 फैरेड या 10⁻⁻1 फैरेड। अब आप देखिए यहाँ पे B ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब 55 का B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए, इफ़ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इज़ 10 वोल्ट एंड सेपरेशन बिटवीन 1 mm, देन कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यदि समांतर प्लेट संधारित्र पर 1 कूलम आवेश, प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट तथा प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ए पार्ट है U = 1 जूल, बी पार्ट है 5 जूल, 10 जूल, 50 जूल। तो देखिए तीनों क्वेश्चन जो हमने अभी करे हैं न्यूमेरिकल डेटा सेम है सब में, बस आपको फॉर्मूला एक तरह से देखना है कि इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आ जाएंगे तो वो हमें पेपर में किस तरह से करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको Q = 1 कूलम दे दिया, विभवांतर 10 वोल्ट दे दिया, और डिस्टेंस आपको जो है 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर ये दे दी है। अब इसमें ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं, हाफ CV² कह लीजिए, या हाफ QV, या हाफ Q²/C, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए हमें Q और V दिया है, तो हम हाफ QV लगा लेते हैं। तो हाफ Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 10, तो 2 5 जा यानी कि 5 जूल। ये देखिए यहाँ पे 56 में B ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। कौन सी युक्ति स्थिर वैद्युतिक निस्पंदन में प्रयुक्त होती है। ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP यानी कि स्थिर वैद्युतिक निस्पंदक, वेट स्क्रबर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये दोनों गीला स्क्रबर यानी कि वेट स्क्रबर और स्थिर वैद्युतिक निस्पंदक दोनों में ही जो है वो आपका ये चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रेसिपिटेशन के लिए दोनों ही यूज़ होती हैं। बस ये है कि इसमें जो है वो आपका एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम लगती है, क्योंकि केवल चार्ज पार्टिकल्स, केवल जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेड पार्टिकल्स, जो प्रदूषण वाले पार्टिकल हैं, उन्हीं के ऊपर विद्युत धारा मतलब विद्युत एनर्जी लगाई जाती है। जबकि गीले स्क्रबर वाली मेथड में जो है वो आपका सब पे लगाया जाता है, मतलब पूरे जो फ्लूइड है, जो भी एयर बह रही है, सब पे पूरा चार्ज लगता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसमें कम कंज्यूम होती है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का एक जैसा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे A B दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए ये टॉपिक जो है वो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा इसे अभी तक
तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे आप तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज़ यूज्ड इन ईएसपी फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत के स्रोत के रूप में ईएसपी में क्या उपयोग किया जाता है? पहला है लो डीसी वोल्टेज, निम्न डीसी विभव। ए है लो एसी वोल्टेज, निम्न एसी विभव। सी है हाई वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सिस्टम, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त उच्च विभव। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ये सभी होना चाहिए, थोड़ा उल्टा लिख गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको आर्टिकल ध्यान हो तो हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सिस्टम से मिलता है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन करे हैं और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आपके सिर्फ वैद्युतिकी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 30 कर लिए थे, 30 लगभग यहाँ भी कर लिए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।